नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी नई जानकारियों के साथ खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। कोरोना महामारी के वजह से सारा क्षेत्र प्रभावित है और अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो यह क्षेत्र भी प्रभावित है। अब इसमें एक बदलाव की बात की जा रही है, खासतौर से अभी एचआरडी मिनिस्ट्री उसका नाम बदल करके एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया है, वहाँ पर भी बदलाव किया गया है। पॉलिसी में काफ़ी लंबे समय से जो बदलाव की मांग की जा रही थी, अभी बदलाव किया गया है। हम देखते हैं कि इसका जो खासतौर से एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में जो शिक्षा नीति है उसमें क्या कोई बदलाव किया जा सकता है, या बदलाव की जो बात है वो कहाँ तक यहाँ पर चलाया जा रहा है। संभावना है कि इसको किस तरह से जो एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। इन तमाम बिंदु पर बात करने के लिए आईसीआर के डीडीजी एजुकेशन हैं आरसी अग्रवाल जी, इनसे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जा रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, अभी जिस तरह से आपने देखा कि एचआरडी मिनिस्ट्री है उसमें बदलाव किया गया, क्या सर आईसीआर में कुछ इस तरह से बदलाव की बात की जा रही है? धन्यवाद संतोष जी। इसमें हम लोगों ने पहले से ही बहुत सारे बदलाव किए हैं और अच्छी बात यह है कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी इससे पहले से ट्यून्ड हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होना चाहिए। हम लोगों ने 2016 से ही 4 साल का डिग्री प्रोग्राम सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में पहले से ही कर रखा है। उसमें कहा गया है कि आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट करना है। हमारे जो बच्चे हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के, उनमें हमने कंपलसरी किया हुआ है कि एक चौथे साल में बच्चे एक जो हमारा स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम होता है जिसमें रूरल एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस डेवलपमेंट योजना है, हम बच्चों को कई तरह के एंगेजमेंट्स करते हैं। उसमें रूरल एंगेजमेंट भी होता है, बच्चों का एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करते हैं हम लोग जो हैं, उसमें इंडस्ट्री अटैचमेंट भी करते हैं, और ये नई शिक्षा नीति में भी ये बात की गई है। लेकिन अब हमें उसको और थोड़ा सा सुदृढ़ बनाने की ज़रूरत है और हमें अब ये भी सोचने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट की बात की गई है नई शिक्षा नीति में, तो क्या हम अंतिम वर्ष में स्टूडेंट रेडी प्रोग्राम करते थे, क्या हमें उसको शिफ्ट करके प्रथम वर्ष में करना है या द्वितीय वर्ष में करना है, या इस तरह से ऑप्शनल बनाना है बच्चों के लिए? क्योंकि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में बच्चा 1 साल भी पढ़ सकता है, उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, 2 साल पढ़ के उसको डिप्लोमा भी देना पड़ सकता है आपको, तो वो इस कम्युनिटी एंगेजमेंट से वंचित न रह जाए। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें किया। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें कि हमारा मेन फोकस बच्चों के लिए ये है कि एंटरप्रेन्योर्स कैसे बने, जॉब देने वाले बने। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि जॉब देने वाले बने बच्चे, न कि जॉब लेने वाले बने। तो इसकी बहुत सारी योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं जो कि नई शिक्षा नीति में भी बात की गई है, और अब हम इसके लिए और एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। उसमें हम निश्चित करेंगे कि कितनी समय सीमा में, जो इसमें कहा गया है कि टेक्नोलॉजी पार्क बनाने हैं आपको, तो टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है कि जो भी हमारे टेक्नोलॉजीज यूनिवर्सिटीज ने बनाई हैं, वैराइटीज़ बनाई हैं, फार्म मैकेनाइजेशन के लिए जो भी टेक्निक्स बनाई हैं, तो उनको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए पहले से ही हमारे पास सुविधा है, लेकिन अभी और थोड़ा सा एक सिस्टमेटिक वे में हमें ये सुनिश्चित करना है कि किस तरह से हम उसको बनाएं, किस तरह से हर टेक्नोलॉजी पार्क में किसानों से संबंधित सारी समस्या हैं। तीसरा एक और बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे प्रोजेक्ट लें, तो वो अब हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो हमारी किसानों की समस्याएं हैं, जो हमारे डिमांड ड्रिवन रिसर्च है, उसकी तरफ बच्चों का ज़्यादा रुझान हो, तो उस तरह के ही रिसर्च टॉपिक्स लें। जैसे बड़ी अच्छी बात कही है शिक्षा नीति में कि 5 साल का अगर बच्चा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करता है, या 4 साल के बाद में 1 साल का अगर एमएससी प्रोग्राम करता है, तो सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकता है बच्चा। सर, नई शिक्षा नीति में जैसे आपके यहाँ
ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम और पीएचडी लेवल के, ये तीनों लेवल पर सर कहाँ आपको लगता है कि इसमें सुधार करने की आवश्यकता है? इसमें मैं जो समझता हूँ कि तीनों लेवल पर सुधार की आवश्यकता तो है ही, लेकिन हमने पहले से ही बहुत सारे सुधार कर रखे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज करने की आवश्यकता है हमें जो है। जैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल का मैं अभी आपको बता रहा था कि आपको मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम जो ABC जो बताया है हमारी शिक्षा नीति में, कि आपका जो क्रेडिट बैंक बनेगा, एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा, तो उस चीज़ को अब हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम इसको करें। MSc 1 साल के लिए बात की गई है, तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से उसके कोर्सेज को हम 1 साल का इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात की गई है, तो उसके लिए भी हमें ढांचा इसका बदलना पड़ेगा। और PhD में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और जो कि हमने पहले से ही काफ़ी विश्वविद्यालयों में इम्प्लीमेंट कर रखा है, कि बच्चों को PhD के बच्चों को एज ए टीचर, एज ए टीचिंग असिस्टेंट भी उनकी सेवाएं ली जाएं। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि आपको बच्चों को एक मौका मिलेगा पढ़ाने के लिए दूसरे बच्चों को, तो उनकी अपनी स्किल्स भी बढ़ेंगी। दूसरा इसमें एक फ़ायदा होगा कि आपके पास जो अभी टीचर्स की कमी है, तो वो भी थोड़ी सी कमी दूर होगी आपकी। तो PhD में बहुत सारे जो रिसर्च टॉपिक्स हैं उनको किस तरह से चूज़ करना है, इसके लिए भी एक नीति हमें बनानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि तीनों लेवल पर अभी हमें नई शिक्षा नीति के हिसाब से थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा इसमें। और इसके लिए हमने एक समिति, हमारे माननीय मंत्री जी तोमर साहब ने के निर्देशानुसार हमने एक समिति गठित की है, जो अलग अलग बिंदुओं पर इसमें चर्चा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 तारीख को जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया, उसकी बिल्डिंग का उद्घाटन किया, उसमें उन्होंने कहा कि प्राइमरी के 6वीं के बाद भी जो मिडिल लेवल की शिक्षा है उसमें भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा कि बच्चे पहले से ही बहुत रुचि रख के हमारे पास आएंगे, और एक क्वालिटी बच्चे जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, गुणवत्ता की बात करते हैं, तो गुणवत्ता को ध्यान में रखने के लिए हमें उनका बेस मजबूत होगा और बच्चे रुचि से हमारे पास आएंगे और एक बहुत अच्छा योगदान इसमें हमें दे पाएंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे DD किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। सर ऑलरेडी पहले से ही बच्चे एग्रीकल्चर की तरफ रुझान कम होता था कि हम एग्रीकल्चर एजुकेशन की तरफ जाए, क्योंकि ज़्यादातर इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल हुआ या और भी फील्ड हुआ उसमें जाना पसंद करते थे। एक चुनौती तो पहले से ही था। अब नई शिक्षा नीति जो आप लाए हैं, तो इस चुनौती से कैसे आप निपटेंगे? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पिछले 4 या 5 साल में कृषि की तरफ बच्चों का रुझान बहुत बढ़ा है। अगर हमारे आंकड़े देखें आप, तो पिछली साल हमारे जो एक ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है हमारा ICAR के द्वारा, जो हम सीट्स भरते हैं यूनिवर्सिटीज़ में,
उसमें 60% बच्चे ज़्यादा अपीयर हुए। तो इससे लगता है कि रुचि बढ़ी है बच्चों में एग्रीकल्चर को अपनाने के लिए। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुचि न होने का कारण ये नहीं है कि एग्रीकल्चर से कोई घृणा करते हैं, कोई हेट करते हैं बच्चे जो हैं। उसका कारण ये है कि बच्चों को पता नहीं होता कि एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उसके लिए हमने अभी जो हमारे पास एक वर्ल्ड बैंक की योजना है, NAHEP जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हमने भारतवर्ष में एक कैंपेन छेड़ा कि 12th के बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके प्रिंसिपल्स को, साइंस टीचर्स को हमने बुलाया और उनको बताया कि एग्रीकल्चर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। और उससे बहुत रुझान हमें देखने को मिला। बच्चों को नहीं मालूम था कि एग्रीकल्चर का मतलब आप जीनोमिक्स में रिसर्च कर सकते हो, एग्रीकल्चर का मतलब आप क्लोनिंग में रिसर्च कर सकते हो, वेटनरी साइंस में, एग्रीकल्चर का मतलब कि आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी काम कर सकते हो। तो हाईटेक रिसर्च भी आप इसमें कर सकते हो। और बच्चे एग्रीकल्चर का मतलब समझते हैं कि एग्रीकल्चर ले लिया तो अब हमें खेतों में जाकर सारा काम करना है। खेतों का काम भी ज़रूरी है, लेकिन लेबोरेटरी के भी बहुत सारे पार्ट इसमें आते हैं। आजकल लोग बात करते हैं मार्केट इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप अगर सोशल साइंस में हैं तो आप मार्केट इंटेलिजेंस पर काम कर सकते हैं। IT का बहुत सारा यूज़ इसमें, किस तरह से आप किसानों को मार्केटिंग में IT के टूल्स यूज़ करके हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हैं। तो जब बच्चों को इसमें पता लगता है तो उनका रुझान एकदम से कृषि की तरफ होता है। और हमने यही कोशिश की है कि किस तरह से बच्चे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। सर, अगर हम एग्रीकल्चर के अलावा और भी जो ऐसे इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो भी बातें हुई, तो सर हम वहाँ पर देखते हैं कि बच्चे के रुझान में एक बहुत बड़ा जो कारण है कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी उसके एडवर्टीजमेंट होता है, वहाँ पर उसके इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेज हैं, सारा चीज़ें हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के सर इसमें काफ़ी कम है। क्या इसको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर के कॉलेज, आपके IRI है, इसके भी कुछ जो संबंध कुछ महाविद्यालय वगैरह या इसे जुड़ करके भी कुछ आगे हो सकता है सर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। और अभी अगर हम देखें तो हमारी सरकार ने IRI के नई 3 IRI खोल दी जो है, यही बिंदु ध्यान में रखते हुए बहुत सारे नए कॉलेजेस को भी एफिलेट किया। और इस नई शिक्षा नीति में जो दिया गया है कि अब एक वर्ड जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का था वो ख़त्म कर देंगे, एफिलिएशन ख़त्म कर देंगे। इसका मतलब इंडिपेंडेंट कॉलेजेस भी डिग्री देना शुरू कर देंगे। तो उससे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें बढ़ावा मिलेगा। हमारे ICAR के बहुत सारे संस्थान हैं जो कि सक्षम हैं शैक्षणिक गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए। जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, जिसको हम IRI का एक कैंपस बनाया है हमने जो है। लेकिन इस तरह के हमारे और बहुत सारे संस्थान हैं, करीब 120 के आसपास हमारे संस्थान हैं पूरे भारतवर्ष में। 74 हमारी कृषि विश्वविद्यालय हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन जब इस तरह की मान्यता हमें मिल जाएगी इस नई शिक्षा नीति से, तो उसमें इस तरह के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को एक डिग्री भी प्रोवाइड करें और स्टूडेंट्स को अपने यहाँ हॉस्टल बना के उसमें रख के उनको शिक्षा भी प्रोवाइड करें। तो मैं समझता हूँ कि जो ज़मीन उनके पास पहले से ही है, उनके पास सभी लेबोरेटरीज़ हैं, तो इसमें ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। और जो हमें एक टारगेट दिया गया है, हमारे शैक्षणिक संस्थानों को जो टारगेट दिया गया है नई शिक्षा नीति में कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER जिसको बोलते हैं, उस जो अभी करीब हायर एजुकेशन में 26.3% है, उसको बढ़ा के हमें 50% करना है। अब 50% करने के लिए आपको प्रतिवर्ष करीब 1 या 2% बढ़ाना पड़ेगा उसको, अगर 2035 तक ये टारगेट आपको अचीव करना है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें अभी से अपनी कमर कसनी पड़ेगी, अभी से हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरह से हर साल हम अपना इनटेक बच्चों को ज़्यादा रुचि पैदा करें और ज़्यादा बच्चों को हम अपने यहाँ कृषि में लें। सर, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, पास करने के बाद में सर सभी का रुझान रहता है कि एक अच्छा जॉब हो और फिर वो जॉब की तरफ भागते हैं।
और सर प्रधानमंत्री का भी एक सपना है कि 2022 तक तो पहले किसानों की आय डबल करना है, कृषि स्टार्टअप यानी कि कृषि में उद्यमी को बढ़ावा देना है, 10,000 FPO बनाना है। सर इसके लिए जो हम बाहर से लोगों को ट्रेन करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं, तो क्यों ना सर जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं और जो बाहर जॉब के लिए वो भाग रहे हैं, तो उनको इस तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इस तरह से क्या कुछ हो सकता है सर? हाँ, इसके लिए सरकार की बहुत सारी योजना है। तो क्योंकि मैं शिक्षा से संबंध रखता हूँ, कृषि शिक्षा को देखता हूँ अपने भारतवर्ष की, तो हम लोगों ने जो अपने यहाँ अलग अलग स्कीम्स चला रखी हैं, जैसे कि स्टूडेंट जो हमारे गांव में एसोसिएट होते हैं उनको हम लोग 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता देते हैं। और वो सारा इसलिए करते हैं कि बच्चे सीखकर अपना खुद एक उद्यमशील बने, खुद अपना एक रोज़गार खोलें। उसके लिए बहुत सारे सेंटर्स हमने बना रखे हैं जहाँ पर उनको नाबार्ड के द्वारा एक वित्तीय सहायता मिलती है। सरकार की स्टार्टअप खोलने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनसे भी उनकी हैंड होल्डिंग उनको सहायता मिलती है। तो जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से सहायता हमें कहाँ से मिल सकती है, जिसके लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है और जिसमें बहुत प्रगति भी हुई है। जो स्टार्टअप आपने देखे होंगे अभी पिछले कुछ सालों में जो स्टार्टअप खुले हैं, और एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है वो ये है कि जो बच्चे कभी कृषि से संबंध नहीं रखा है, इन्होंने कभी कहीं कृषि इन्होंने पढ़ी नहीं है, वो लोग भी इसमें एक सामाजिक कार्य समझकर या एक बहुत अच्छा स्टार्टअप समझकर अपनी जॉब्स छोड़कर, जैसे कि बच्चे IIT से पढ़े हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छी BTech कर रखी है किसी अच्छे विषय में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में कर रखा है उन्होंने, या केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है। अब छोड़कर वो इधर भी बहुत अपना रुझान दिखा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं जो हैं, और दूसरों को मार्गदर्शन कर रहे हैं जो है। कर्नाटक का मेरे पास एक एग्जांपल है जहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग में एक बच्चा मिशिगन से छोड़ के आया, अमेरिका से बहुत सारे बच्चे छोड़ के यहाँ इंडिया में आए, उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्टअप किया और एक पूरे अपने क्षेत्र को बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये जो रुझान है ये अब देखने को मिला है हमें। जो IIM के बच्चे हैं वो बहुत सारे देखे मार्केट इंटेलिजेंस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरह से किसानों को मार्केटिंग में हेल्प किया जाए, इसके लिए बहुत अच्छी मॉडल्स नेटवर्किंग उन्होंने कर रखी है जो है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो हमारे कृषि शिक्षा से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट निकल रहे हैं बच्चे, तो ये भी कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन में भी जाते हैं, लेकिन अपना खुद का रोज़गार बनाने के लिए भी इनको बहुत सहायता मिल रही है और काफ़ी मैं सोचता हूँ आगे जाकर ये काफ़ी सफल होंगे अपनी रोज़गार देने वाले, न कि रोज़गार लेने वाले बनने। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना से कैसे लड़े किसान में खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़ी कुछ और खास जानकारियां। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान में। कृषि शिक्षा नीति में जिस तरह से बदलाव की बात की जा रही है और अभी DDG एजुकेशन
आरसी अग्रवाल जी ने भी बोला कि हमें लगातार अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और ख़ास तौर से पीएचडी स्कॉलर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी नीति में काफ़ी बदलाव किया जा रहा है। और जो अंडर ग्रेजुएट की बात है वो तो 2016 से ही यहाँ पर बदलाव किया गया है। और ख़ास तौर से जो बच्चों के एजुकेशन दिया जाएगा वो रोज़गार उन्मुखी दिया जाएगा ताकि वो अपना पढ़ाई कर करके स्वयं को रोज़गार कर सकें।